हे गाइस, वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया बढ़िया होंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। देखिए, जर्नल एंट्री की, उसके बाद में लेजर में पोस्टिंग की, सब्सिडी और प्राइमरी बुक वगैरह सारा कुछ जो हमने देख लिया, और एडजस्टमेंट एंट्री जो वो तो हमने देख ली। अब हम जो है वो साल कंप्लीट हो चुका है और अब हम फाइनल अकाउंट बनाने के लिए जा रहे हैं। लेकिन फाइनल अकाउंट बनाने से पहले हम चेक कर लें कि हमने जो अकाउंटिंग की उसके अंदर कोई अर्थमेटिकल गलती तो नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। सर, क्या ट्रायल बैलेंस बनाना जरूरी है? नहीं, कतई जरूरी नहीं है। लेकिन फिर आपको दिक्कत आएगी, उससे अच्छा है कि आप क्या करो, फाइनल अकाउंट बनाने से पहले एक बार आप जो है ट्रायल बैलेंस बना के अर्थमेटिकल एक्यूरेसी कि जितने से डेबिट किया उतने से क्रेडिट किया है या नहीं है, वो पता कर लो। सर, क्या ट्रायल बैलेंस मैच हो गया इसका मतलब हम 100% श्योर हो जाएं कि अकाउंटिंग सही है? नहीं भाई। ट्रायल बैलेंस सिर्फ आपको अर्थमेटिकल एक्यूरेसी देगा कि हाँ, जितने से आपने डेबिट किया है ना उतने से क्रेडिट किया है। अब डेबिट किसी और खाते में कर दिया उस किसी और की जगह, तो भी ट्रायल बैलेंस मैच होगा। या फिर क्रेडिट किसी और खाते की जगह किसी और में कर दिया, तो भी वो मैच हो जाएगा। या इधर डेबिट में 500 कम किया और गलती से इधर भी क्रेडिट 500 कम कर दी, तो चोर चोर मुँह से रे भाई। ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि दोनों, एक गलती ने दूसरी गलती को छुपा दिया। तो इस तरीके से भी ट्रायल बैलेंस मैच हो सकता है। लेकिन ट्रायल बैलेंस जो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी में चेक करने के लिए करते हैं, ताकि अगर अर्थमेटिकल एक्यूरेसी गलतियां हैं कुछ, मतलब जोड़ बाकी में कुछ गलतियां हुई है, तो वो हमें इजीली लोकेट हो जाएगी। हाँ सर, इतनी तो हमें ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा, इतना तो हमने कुछ न कुछ गड़बड़ किया, तो वहां पर हम सीधा चेक करने जा सकते हैं। क्लियर है? तो ये है ट्रायल बैलेंस की बात। अभी आइए ट्रायल बैलेंस के ऊपर। एकदम अलग ही लगने लग गया हो ना? हाँ, ट्रायल बैलेंस ये क्या, एक तो फेजेस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस है, और उसके बाद में क्या लिखा है कि लेजर बैलेंस ऑन पर्टिकुलर डेट, मतलब जैसे 31 मार्च को बना रहे हो, 31 मार्च को बनाओगे। सिर्फ चेक करता है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। अर्थमेटिकल मतलब जोड़ बाकी गुणा भाग, मतलब यहाँ जोड़ बाकी है। बेसिक्स ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट, पी एंड एल और बैलेंस शीट के लिए ये बेसिक है। देखिए, बहुत आसान से टॉपिक है, कोई ज़्यादा इसके अंदर चिंता वाली बात नहीं है। एक तो है टोटल मेथड, एक है बैलेंस मेथड, और एक है टोटल एंड बैलेंस मेथड, और उसके बाद में एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। समझिएगा, कुछ भी नहीं है। जैसे ये कैश अकाउंट है, क्लियर। इसमें दो ही एंट्री मान लो, टू राम अकाउंट 5,000 से, और बाय श्याम श्याम अकाउंट 3,000 से। तो उस केस में देखो, हम क्या कर सकते हैं, टोटल मेथड के अंदर क्या करेंगे, लिखा डेबिट और क्रेडिट। कैश, डेबिट साइड की टोटल कितना है, ये डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया, कितना, 5,000 और 3,000। ये हो गया टोटल मेथड। सर, बैलेंस मेथड, डेबिट मेथड, क्रेडिट मेथड। डेबिट में 5,000 है और क्रेडिट में 2,000 है। बैलेंस कौन सा हुआ सर? क्रेडिट बैलेंस हुआ, 2,000 कम है। नहीं भाई, पूरा अच्छे से समझाया था। जिस साइड ज्यादा है वो बैलेंस है। बैलेंस किसका है? डेबिट का है। समझ पा रहे बात भाई? ये 5,000 मतलब 3,000 और 2,000, और यहाँ 3,000। तो 3,000 से 3,000 कटे, अल्टीमेटली 2,000। जो बैलेंस किसका बचा है? डेबिट का बचा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कैश 2,000, और यहाँ पर क्या होगा, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, मतलब टोटल और बैलेंस दोनों लिख देंगे। ये लिख दिया टोटल, ये लिख दिया बैलेंस। कैश 5,000, 3,000, 2,000, 0। क्लियर है? दोनों से भी, दोनों साथ में रखते हैं। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, अब ट्रायल बैलेंस आपने बनाया, डेबिट और क्रेडिट लिखे, और डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं हुआ। अब अपने को क्या करना है, फाइनल अकाउंट बनाने हैं। अब दो केस है, या तो हम क्या करें, अभी जो है वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, जो भी अपन अकाउंटिंग की, सॉरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं, जो भी हमने अकाउंटिंग की वो वापस देखें, और लेजर वगैरह सारा वापस चेक करें, और उसको क्या करें, करेक्ट करें। क्लियर है? लेकिन कई बार ये सिचुएशन होती है, फाइनल अकाउंट बनाने और जैसे 31 मार्च हो ही चुके और आपको बनाना जरूरी है, तो उस केस के अंदर आप ये कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि अभी एक बार फाइनल अकाउंट बनाने के लिए जो भी गड़बड़ी है उसको क्या कर दो, एक अलग अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। जैसे आप क्या कहते हो, सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। और ये क्या होगा, एक टेम्परेरी अकाउंट होगा।
और जब फिर इसकी गलतियां जब पता कर लोगे तब आप इसको क्या कर दोगे, हटा दोगे। अब ये जो पोर्शन है ना, ट्रायल बैलेंस देखो आसान सही है, इसके अंदर ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात आती नहीं है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ये जो है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जो है इसके क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसका थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखिए हम पहले तो देखेंगे कि स्टेजेस ऑफ एरर, कि एरर कहाँ कहाँ हो सकते हैं, और फिर हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ एरर, एरर कितने तरीके के हो सकते हैं, और फिर हम उस एरर का देखेंगे ट्रायल बैलेंस पे क्या इफेक्ट होता है, और फिर हम उस एरर को सही करेंगे। मतलब पहले हम देखो पहले चोर समझेंगे, उस चोर का बेसिक नेचर समझेंगे, कैसा नेचर वगैरह सारा कुछ समझेंगे। जब हमें पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये चोर है और ये इस तरीके से चोरी करता है, तब फिर अपन जो है वो एंट्री लेंगे और उसको पकड़ेंगे। ठीक है सर, चले क्या? चलो भाई, एट द स्टेज ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन जर्नल, शुरुआत में ही आपने गलती कर दी, मतलब शुरुआत के अंदर जब जर्नल एंट्री कर रहे थे उसी वक्त कर ली। क्या कर सकते हो? एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन और एरर ऑफ कमीशन। सर ये क्या है? एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन। देखो पहले मैं आपको टाइप्स ऑफ एरर ही बता देता हूँ, है ना। एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब क्या है? जहां आपने क्या किया, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल की रेल बना दी, मतलब को ऐसा है कि और कोई देखेगा तो कि सर क्या लिखवाते हैं, को वॉयलेट कर दिया, को तोड़ा गया। आपने क्या किया? वॉयलेट किया है किसको? अकाउंटिंग प्रिंसिपल को। सर अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है? देखिए कुछ रूल होते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है? कुछ रूल है जैसे आप अकाउंटिंग करते वक्त फॉलो करोगे। मतलब सर जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसकी अकाउंटिंग अलग होगी और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की अकाउंटिंग अलग होगी। सर मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर का बैलेंस जो होगा वो क्या होगा? कैरी फॉरवर्ड होगा, और रेवेन्यू का जो होता है वो क्या होता है? P&L के अंदर जाता है, तो उसकी अकाउंटिंग जो वो उसी तरीके से होती है। क्लियर है? समझ पा रहे हैं बात? हाँ जी सर। तो देखिएगा, अभी आपने कोई खर्चा है जो किया, क्या है, किस नेचर का? कैपिटल नेचर का, लेकिन आपने उसको एज ए रेवेन्यू ट्रीट कर दिया। या फिर आपने किया खर्चा जो एज ए रेवेन्यू नेचर का, लेकिन आपने कर दिया उसको एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे आपने क्या किया? मशीन खरीदी, मशीन खरीदी तो मशीन के इंस्टॉलेशन से पहले तक के जो खर्चे होते हैं वो मशीन के अंदर ऐड होते हैं। क्लियर है? तो अगर इंस्टॉलेशन का खर्चा होगा तो वो क्या होगा? इंस्टॉलेशन का खर्चा होना क्या चाहिए? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर है? लेकिन आपने कर दिया उसको इंस्टॉलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और इंस्टॉलेशन जो आपका कहाँ गया? P&L के अंदर, और उस वजह से मशीन की वैल्यू जो क्या हो गई? कम हो गई। तो ये क्या है? एरर ऑफ प्रिंसिपल। सर इसमें हम ना हमेशा ही कंफ्यूजन रहता है कि ये कहाँ तक के खर्चे ऐड होते हैं। देखो AS2 जो इन्वेंट्री का है और AS10 जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बारे में बात करता है, दोनों ने बहुत ही बेहद सिंपल और बहुत सही तरीके से बात की। इन्वेंट्री में उन्होंने कहा कि इन्वेंट्री में सारे के सारे खर्चे ऐड होंगे जब तक कि इन्वेंट्री आपकी प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन में ना आ जाती है तब तक के। हमने कहा मतलब, तो उन्होंने कहा देखो इन्वेंट्री आप क्यों लाए हो? हमने कहा कि इन्वेंट्री सेल करने के लिए लाए। तो उन्होंने कहा जब तक आपकी इन्वेंट्री रेडी टू सेल ना हो जाए ना, तब तक के सारे सारे खर्चे आप उसके अंदर क्या करोगे? इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड करोगे, उसके बाद के जो इन्वेंट्री में ऐड नहीं करोगे। सेम असेट के अंदर AS10 में देखोगे कि AS10 के अंदर सारी कॉस्ट जो कैपिटलाइज होगी जब तक कि असेट को आप उसको उसकी प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन में नहीं ले आते तब तक की। हमने कहा सर प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन का मतलब? उन्होंने कहा कि असेट को लाए क्यों? असेट को लाए क्यों? हमने कहा कि असेट को लाए यूज करने के लिए। तो उन्होंने कहा जब तक वो रेडी टू यूज ना हो जाए ना, तब तक के सारे सारे खर्चे कैपिटलाइज हो जाए। एक बार रेडी टू यूज हो गए उसके बाद के खर्चे जो क्या करोगे आप? रेवेन्यू के रूप में ट्रीट करोगे। हमने कहा कि सर फिर आगे कभी कैपिटलाइज नहीं होगा। तो उन्होंने ये स्टैंड ने कहा कि अगर कोई ऐसा खर्चा करते हो जिससे आपके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट बढ़ते हैं तो उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर मानोगे। मतलब मान लीजिए एक मशीन जो है उसके अंदर अभी उसमें 10,000 यूनिट बनती है, लेकिन आपने आपने उसमें कुछ जो ऐसा किया जिससे क्या हो गया? 12,000 यूनिट बनेगी। तो ये खर्चा जो है ये क्या होगा? कैपिटलाइज होगा। क्यों? क्योंकि इस खर्चे ने क्या किया? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मतलब फ्यूचर में होने वाले फायदे को क्या कर दिया है? बढ़ा दिया है। समझ पा रहे हैं बात? ठीक है सर।
उसके अलावा जैसे मेंटेनेंस का कोई खर्चा है तो मेंटेनेंस का खर्चा क्या होगा, एज ए रेवेन्यू ट्रीट होगा। मेंटेनेंस का खर्चा जो होगा वो क्या होगा, एज ए रेवेन्यू ट्रीट होगा। 10,000 का है, आपने रिपेयर करवाई और 10,000 का खर्चा 10,000 पे ही रहेगा, मतलब 10,000 यूनिट की जगह 10,000 यूनिट प्रोड्यूस होगी, लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए कुछ खर्चा किया तो वो क्या हो गया, आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे। तो ये तो है क्या, अकाउंटिंग प्रिंसिपल। आपने क्या कर दिया, इस अकाउंटिंग प्रिंसिपल को तोड़ दिया और अकाउंटिंग की है, तो वो क्या कहलाएगी, आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल। सर आपने अभी तक जो लिखा था ना वो एक बार लिखवा दो तो हमारे कभी न कभी काम आएगा। देखो, इन्वेंट्री, कॉस्ट में ऐड कब तक का, रेडी टू सॉरी सेल, और असेट के अंदर कॉस्ट में ऐड रेडी टू यूज तक के सारे खर्चे। क्लियर है। उसके अलावा एसेट में सब्सिक्वेंट, आगे अगर एक बार लाने के बाद कोई एक्सपेंडिचर करते हो तो अगर कोई ऐसा खर्चा है जिससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो इंक्रीज होते हैं तो उसे क्या करो, कैपिटलाइज, मतलब उसको एसेट के अंदर ऐड करो, मतलब उसकी एंट्री होगी एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश। और अगर उससे मेंटेन होते हैं, मेंटेन मतलब कि सर ज़्यादा तो नहीं हो रहे, जितने हो जितनी यूनिट प्रोड्यूस हो रही है उतने होंगे, तो उसे क्या मानोगे, रेवेन्यू मानोगे, उसे क्या मानोगे, रेवेन्यू मानोगे। क्लियर है, समझ पा रहे हैं बात। आपने क्या कर दिया, इस अकाउंटिंग प्रिंसिपल को किसी न किसी तरीके से वॉयलेट किया है, तो उस केस में मतलब जिसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मानना चाहिए था उसको रेवेन्यू मान लिए, या रेवेन्यू मानना चाहिए था उसको कैपिटल मान लिया। देखिए, अगर यहाँ पर कैपिटल मानते तो एंट्री क्या करते, जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो मशीन अकाउंट के अंदर जाएगा, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, तो अल्टीमेटली सीधा इस साल पीएनएल में नहीं जाएगा, उसका पोर्शन कुछ धीरे 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 पीएनएल में जाएगा। जबकि अगर आपने उसको सीधा रिपेयर लिख दिया, मतलब रेवेन्यू लिख दिया, तो पूरा का पूरा इस साल के पीएनएल में चला जाएगा। तो उन्होंने कहा कैपिटल जो है वो बैलेंस शीट में जाना चाहिए और उसका थोड़ा थोड़ा पोर्शन पीएनएल में आना चाहिए, और रेवेन्यू जो इमीडिएटली उसी साल के अंदर पीएनएल में जाना चाहिए जिस साल से रिलेटेड है। हमने कहा सर ऐसी कोई गलती नहीं की, हमने ऐसी कोई गलती नहीं की। तो उन्होंने कहा कि कोई क्लिरिकल एरर की है क्या, कि कोई क्लिरिकल एरर की है क्या। हमने पूछा सर क्लिरिकल एरर क्या होता है, हमने पूछा क्लिरिकल एरर क्या होता है, तो उन्होंने कहा क्लिरिकल एरर मतलब जो छोटी मोटी गलतियां हो जाती है लिखने करने में, भूल चूक जो होती है ना वो। हमने कहा अच्छा, हमने कहा वो क्या होती है, उन्होंने कहा 3 तरीके की होती है, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, और एरर ऑफ कॉम्पनसेटिंग एरर। मतलब समझिएगा कैसा, देखो, एरर ऑफ ओमिशन मतलब भूल जाना। अब भूल जाना कहाँ कहाँ भूल सकते हो, जर्नल एंट्री के टाइम भूल सकते हो, एंट्री गलत कर दी, या फिर पोस्टिंग करते वक्त भूल गए, मतलब कि अकाउंट जो वो लेजर के अंदर पोस्ट करना भूल गए, कुछ एंट्री जो वो उसको पोस्टिंग के अंदर भूल गए, ऐसा कुछ कर दिया। क्लियर है, गलती नहीं की है, समझिएगा गलती नहीं की है, यहाँ पर भूले हैं, ठीक है सर। कॉम्पनसेटिंग एरर कौन से होते हैं, ये वो एरर होते हैं जो, जैसे अपन कह सकते हैं चोर चोर मौसेरे भाई, सर मतलब एक ने दूसरे की गलती छुपा दी। मतलब सर जैसे राम अकाउंट को डेबिट करना था उसकी जगह श्याम अकाउंट को डेबिट कर दिया। क्लियर है, तो उस केस के अंदर क्या हो गया, सॉरी सॉरी, इसके अंदर क्या हुआ, जैसे एक जगह आपने क्या कर दिया, डेबिट जो वो कम कर दिया 500, और दूसरी जगह आपने क्या कर दिया, गलती से डेबिट 500 से ज़्यादा कर दिया, मतलब कैश अकाउंट गलती से आपने 500 से डेबिट कम कर दिया और उसकी जगह एक और जगह कहीं पे कहीं और चल रहे थे, उस वक्त क्या हुआ, राम का अकाउंट जो 500 से ज़्यादा डेबिट कर दिया, तो यहाँ 500 से कम डेबिट हुआ, वहाँ 500 से ज़्यादा डेबिट हुआ, अल्टीमेटली डेबिट जो है वो बराबर हो गया।
एक जगह 500 से कम डेबिट हुआ, एक जगह 500 से ज़्यादा हुआ, दोनों ने आपस में मिलके क्या कर दिया, एक दूसरे को छिपा दिया। ये क्या हो गया, कंपनसेटिंग एरर। ये क्या हो गया, कंपनसेटिंग एरर। जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है ना, वो आती है एरर ऑफ कमीशन के अंदर। ये कमीशन के अंदर ध्यान रखिएगा रॉन्ग, क्या ध्यान रखिएगा, रॉन्ग। आपने गलती कर दी, गलत अकाउंट में कर दिया, गलत साइड में लिख दिया, गलत बैलेंस ले लिया, गलत टोटल कर दी, तो ये सारा सारा क्या होगा आपका, एरर ऑफ कमीशन। ये क्या होगा, एरर ऑफ कमीशन। ये ध्यान रखिएगा। एरर ऑफ कमीशन मतलब या तो आपने गलती कर दी किसमें, लिखने में, गलत अकाउंट में लिख दिया, गलत साइड में लिख दिया, गलत बैलेंस लिख दिया, गलत टोटल कर लिया, तो ये क्या होगा, एरर ऑफ कमीशन। ठीक है सर। देखिए, फॉलोइंग टाइप ऑफ एरर मे बी हैपन एट दिस स्टेज। जब जर्नल एंट्री कर रहे हो तो प्रिंसिपल का एरर कर सकते हो, मतलब कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में ट्रीट कर दिया, या फिर ओमिशन, कोई एंट्री करने से भूल गए, या फिर आपका कमीशन, कमीशन मतलब कि गलत एंट्री कर दी, कमीशन का मतलब गलत एंट्री कर दी। समझिएगा, तीनों मतलब समझिएगा। प्रिंसिपल का मतलब प्रिंसिपल ही गलत कर दी, जो रेवेन्यू था उसको कैपिटल कर दिया, कैपिटल को रेवेन्यू कर दिया। ओमिशन का मतलब भूल गए, कमीशन का मतलब गलत कर दिया, कमीशन का मतलब गलत कर दिया, कमीशन का मतलब गलत कर दिया। एग्जाम के अंदर यही पूछा जाता है, क्योंकि ओमिशन नाम देखते से याद आता है, प्रिंसिपल नाम देखते से याद आता है, कमीशन नाम देखते से याद नहीं आता। तो कमीशन मतलब गलत दे दिया, याद कर लो मेरे साथ बैठ के, कमीशन गलत दे दिया, कमीशन गलत कर दिया, कमीशन गलत कर दिया, कमीशन गलत कर दिया। ठीक है सर। एट द स्टेज ऑफ पोस्टिंग द एंट्रीज इन लेजर, जब आप लेजर पे लिख रहे थे तब आपने क्या कर दिया, एरर ऑफ ओमिशन। यहाँ पे भूल चूक हो सकती है, या तो पार्शियल ओमिशन। पार्शियल ओमिशन मतलब कि एंट्री जो वो क्या कर दिया, डेबिट साइड वाला तो आगे फॉरवर्ड किया और क्रेडिट साइड वाला करना भूल गए, या फिर कंप्लीट ओमिशन, पूरा का पूरा ही भूल गए, पूरी एंट्री जो आगे पास करना भूल गए, पोस्ट करना भूल गए। एरर ऑफ कमीशन, कमीशन मतलब गलत, कमीशन मतलब गलत। पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट, किसी दूसरे अकाउंट के अंदर चले गए, रॉन्ग साइड, किसी और साइड के अंदर लिख दिया, रॉन्ग अमाउंट, गलत अमाउंट लिख। ठीक है सर, चले आगे, चलो। एट द स्टेज ऑफ बैलेंस द लेजर अकाउंट, लेजर अकाउंट जब उसका बैलेंसिंग कर रहे थे तो या तो रॉन्ग टोटलिंग कर दी या रॉन्ग बैलेंसिंग कर दी, टोटलिंग गलत कर दी या बैलेंसिंग गलत कर दी। ठीक है सर। कमीशन के एरर हो गए दोनों, गलत कर रहे हैं मतलब कमीशन का। गलत अगर प्रिंसिपल ही है तो प्रिंसिपल एरर है, बाकी कमीशन में। और प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस, एरर ऑफ ओमिशन, सारा सही किया लेकिन ट्रायल बैलेंस में करते वक्त भूल सकते हैं, या रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग अमाउंट और रॉन्ग साइड वगैरह, ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। ये जो है ये पोर्शन बहुत ही ध्यान से समझिएगा, कौन कौन सा एरर जो है वो ट्रायल बैलेंस में डिटेक्ट होंगे और कौन कौन से ट्रायल बैलेंस कौन कौन सा एरर ट्रायल बैलेंस में डिटेक्ट नहीं होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान समझिएगा। देखिए, एरर ऑफ प्रिंसिपल और क्लरिकल एरर। प्रिंसिपल एरर जो होंगे ना, ट्रीटिंग ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर और वाइस वर्सा ऑफ सेल ऑफ गुड्स, ट्रायल बैलेंस विल एग्री। सर ट्रायल बैलेंस विल एग्री क्यों, देखिए अल्टीमेटली डेबिट की जगह डेबिट होगा, क्रेडिट की जगह क्रेडिट होगा। समझ पा रहे बात, जैसे समझिएगा, प्रिंसिपली एंट्री होनी चाहिए थी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, आपने कर दिया इंस्टॉलेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो आपने डेबिट तो किया बराबर, समझ पा रहे बात, मशीन की जगह इंस्टॉलेशन किया। अगर डेबिट और क्रेडिट बराबर है तो ट्रायल बैलेंस मैच है, तो इसमें ट्रायल बैलेंस क्या होगा, विल अग्री, विल अग्री। ठीक है सर। क्लेरिकल एरर, तीन तरीके के, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन और कंपनसेटिंग एरर। बात करें एरर ऑफ कमीशन, अगर कंप्लीट एंट्री कंप्लीटली भूल गए, ट्रायल बैलेंस विल एग्री, पूरी की पूरी एंट्री भूल गए, ना डेबिट किया ना क्रेडिट किया, तो आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। अगर लेजर के अंदर पोस्टिंग में भूल गए, मतलब एक पार्ट भूल गए, डेबिट किया और क्रेडिट करना भूल गए, तो ट्रायल बैलेंस नहीं मिलेगा। ठीक है सर, बिल्कुल जाहिर सी बात है, समझ आ रहा है। कमीशन, राइटिंग द रॉन्ग अमाउंट इन द सब्सिडरी, ट्रायल बैलेंस विल अग्री। रॉन्ग अमाउंट लिख दिया, देखिए समझिएगा, आपने गलत अमाउंट लिख दिया, गलत अमाउंट मतलब राम अकाउंट डेबिट टू कैश, ये करना था आपको 5,000 से, आपने राम अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया आपने 500 से, क्या आपकी एंट्री में ट्रायल बैलेंस मैच होगा क्या, हाँ जी। अगर डेबिट के बराबर क्रेडिट हो रहा है तो मैच होगा। सर तो कब नहीं होगा, रॉन्ग कास्टिंग इन द सब्सिडी बुक, देखिए सब्सिडी बुक के अंदर आपने गलत अमाउंट लिखा ना, तब तो मैच होगा, क्यों, क्योंकि सब्सिडी बुक से लेजर बनेंगे, क्लियर है।
सब्सिडी में ही आपने गलत अमाउंट लिख दिया तो अल्टीमेटली लेजर में पोस्टिंग में दोनों साइड के अंदर वही अमाउंट से होगी, तो आपका ट्रायल बैलेंस मैच होगा। लेकिन आपने सब्सिडी में सही लिखा था, लेकिन उसको जब पोस्टिंग कर रहे थे ना तब गलत लिखा, तब हो सकता है कि आपने एक अकाउंट के अंदर गलत लिखा, और मतलब एक अकाउंट के अंदर ही गलत लिखा होगा, तो उस केस के अंदर ट्रायल बैलेंस नहीं मिलेगा। रॉन्ग अमाउंट लिखा लेजर के अंदर तो उस केस के अंदर भी गलत होगा। देखिए लेजर के अंदर गलती होगी ना, जर्नल लेजर के अंदर पहली बार जब एंट्री करते हो वहाँ पूरी एंट्री भूल गए, आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद में लेजर में पोस्ट करते वक्त गलती करते हो ना, तो वो हमेशा ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि लेजर के अंदर पोस्टिंग 1 बाय 1 होती है। लेजर के अंदर पोस्टिंग क्या होती है? 1 बाय 1 होती है। तो एक अकाउंट के अंदर गलती हो रही है, या दोनों में गलती नहीं हो रही है। क्लियर है सर? या फिर रॉन्ग साइड में लिख दिया, राम अकाउंट में 2 कैश लिखना था, बाय कैश लिख दिया, और रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट, अगर आप बैलेंसिंग गलत कर दिया तो ट्रायल बैलेंस नहीं मिलेगा। और अगर आपका कंपनसेटिंग एरर है तो कंपनसेटिंग का तो मतलब यही है कि एक दूसरे को क्या कर रहा है, छुपा रहा है, तो अल्टीमेटली वहां पर ट्रायल बैलेंस एग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, गलतियां हो चुकी है, अब इन गलतियों को हमें क्या करना है? सही करना है। इन गलतियों को हमें क्या करना है? सही करना है। बिफोर प्रिपेयरिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस, मतलब क्या है यहाँ पर? ट्रायल बैलेंस नहीं बनाए मतलब सस्पेंस अकाउंट अभी तक नहीं है। क्लियर है? तब तो आपको क्या करना है, सीधा लिख दीजिए जो होना था, जो हुआ। मतलब सीधा लिखिएगा, जैसे आपको पैसा मिला राम से 5,000, तो आपको एंट्री करनी थी राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मान लीजिए 5,000, और एक्चुअल में आपने कर दिया श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश, कुछ भी कर सकते हो, श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश। तो आप क्या देखोगे, ये मान लीजिए 5,000 से किया, तो उस केस के अंदर क्या देखोगे, टू कैश 5,000 से करना था, और टू कैश गलती से भी हुआ कितने से? 5,000 से, तो इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। राम अकाउंट 5,000 से डेबिट होना चाहिए था, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अब कर दो, अब कर दो 5,000। श्याम अकाउंट 5,000 से डेबिट नहीं होना चाहिए था, हो गया, वापस क्रेडिट कर दो टू श्याम अकाउंट। क्लियर? यहीं पर अगर मान लो आप एंट्री कर देते श्याम अकाउंट डेबिट टू, गलती से मान लो मशीन अकाउंट कर देते, मान लो गलती से कर देते, अब गलती कर ही रहे हो तो फिर भारी गलती कर दी मतलब। ठीक है सर, तो क्या करें? देखो राम अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, हुआ क्या? नहीं हुआ, आप कर दो राम अकाउंट डेबिट, कितने से? 5,000। टू कैश अकाउंट करना था, हुआ क्या? नहीं हुआ, आप कर दो टू कैश अकाउंट 5,000। श्याम अकाउंट डेबिट होना चाहिए था क्या? नहीं होना चाहिए था, तो टू आप कर दो, इसको हटा दो साले को, 5,000। मशीन अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था क्या? नहीं, डेबिट कर दो इसको, हटा दो इसको, मशीन। क्लियर है? तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, जो डेबिट होना चाहिए था नहीं हुआ, कर दो, जो डेबिट होना चाहिए था नहीं हुआ उसे डेबिट कर दो, जो डेबिट होना नहीं चाहिए था और हो गया उसको वापस क्रेडिट करके हटा दो। रबर से तो हटा नहीं सकते। हाँ जी सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से कर लें। ठीक है भाइयों, अगर यहाँ तक आप आराम से कर सकते हैं तो आगे भी आराम से करेंगे, ऐसी मेरी आपको दुआ है, चिंता ना करें। आपको जीवन में सारी खुशियाँ मिले, सब कुछ हो, और आप जो चाहते हैं वो हो, ऐसी मेरी मनोकामना आपके साथ है हमेशा, तो चिंता ना करें, बस मेहनत करते रहें। अब आफ्टर ट्रायल बैलेंस अब जो है वो क्या हो गया है, सस्पेंस अकाउंट बन चुका है, सस्पेंस अकाउंट बन चुका है। क्लियर है सर? मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पर जो होना था, क्लियर है? क्लियर क्या है, अभी तो लिखते हैं राम अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश अकाउंट, कितने से? 5,000। राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जो हुआ, मान लीजिए इन्होंने क्या किया, श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पहली बात तो ये करते हैं। क्लियर है? 5,000। इस केस के अंदर ट्रायल बैलेंस अगर बन भी गया ना, तो क्या इस एंट्री की वजह से कोई इफेक्ट आया होगा क्या ट्रायल बैलेंस पे? नहीं सर, कोई भी इफेक्ट नहीं आया होगा ट्रायल बैलेंस पे। रीजन क्या है सर? रीजन क्या है? क्योंकि देखिए राम अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, इसकी जगह श्याम अकाउंट डेबिट हो गया, अल्टीमेटली डेबिट का डेबिट हुआ, तो क्या इसकी वजह से ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट बना है क्या? नहीं।
सर वापस 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 एक बार वापस। राम अकाउंट डेबिट टू कैश करना था, आपने कर दिया श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश। डेबिट की जगह डेबिट हुआ है, 5,000 की जगह 5,000 से हुआ है। अब राम की जगह नाम आ गया श्याम का, क्या ट्रायल बैलेंस डिसएग्री होगा क्या? नहीं सर, ट्रायल बैलेंस डिसएग्री नहीं होगा। ट्रायल बैलेंस डिसएग्री नहीं होगा तो क्या इसका कारण कभी इसके कारण कभी सस्पेंस अकाउंट बनेगा क्या? नहीं, नहीं बनेगा। तो उस केस के अंदर क्या होगा? सीधा होगा, राम को लाना है राम अकाउंट, तो श्याम को हटाना है तो श्याम अकाउंट, कितने से? 5,000 5। बहुत बेसिक सी बात, क्लियर है? लेकिन अब समझिएगा, ट्रायल बैलेंस कब मैच नहीं होगा? जब आपने क्या किया होगा, लेजर में पोस्टिंग गलत कर दी। मान लो आपने राम अकाउंट को लेजर में 500 रुपये से कम डेबिट कर दिया। मतलब राम अकाउंट के अंदर लिखना था आपको क्या? 5,000, और आपने लिख दिया कितने से? समझिएगा, ये एंट्री थी राम अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने से? 5,000 से थी। आपको क्या करना था, ये राम अकाउंट था, राम अकाउंट में जाके क्या लिखना था? टू कैश 5,000, ये करना था राम वाले में। और कैश वाले में क्या करना था? बाय राम, कितने से? 5,000। यही करना था, यही करना चाहिए था। हाँ जी सर, यही करना चाहिए था। लेकिन आपने गलती से क्या कर दिया भाई मेरे, आपने यहाँ पर 4500 कर दिया। यहाँ आपने क्या कर दिया? 4500 कर दिया। देखिए यहाँ पूरा 5,000 जो है वो जितना लिखना चाहिए था उतना उतना लिखा गया, यहाँ कोई तकलीफ नहीं। यहाँ जो है वो 4500 लिख दिया गया, यहाँ पर क्या कर दिया गया? 4500 लिख दिया गया। तो अब राम अकाउंट जो वो डेबिट कितने से हुआ है? 4500 से। राम अकाउंट डेबिट कितने से हुआ? 4500 से। देखिए कैश अकाउंट जो क्रेडिट तो पूरा हुआ 5,000 से, कैश अकाउंट तो क्रेडिट कितने से हुआ? पूरा 5,000 से। राम अकाउंट डेबिट कितने से हुआ? 4500 से, तो 500 से कम हुआ है। तो उस केस के अंदर राम का अकाउंट अब क्या करना है? बढ़ाना है। लेकिन ट्रायल बैलेंस बन चुका है, तो ये 500 जो है बैलेंस आया वो हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया? सस्पेंस अकाउंट। तो वो कहाँ ट्रांसफर कर चुके? सस्पेंस अकाउंट। तो राम अकाउंट कम डेबिट किया, तो अभी कर दो, कोई ईगो वाली बात ही नहीं है। राम अकाउंट डेबिट टू, इसकी वजह से क्या होगा? सस्पेंस अकाउंट बना होगा। इसकी वजह से क्या होगा? सस्पेंस अकाउंट बना होगा। भाई 500 रुपये से आपने कम लिखा, वो भी एक साइड में, तो जाहिर सी बात है इसकी वजह से सस्पेंस अकाउंट लिखा होगा। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट लिखा होगा, उस सस्पेंस को वापस क्या कर दो? हटा दो। तो ये क्या हो जाएगा? टू सस्पेंस अकाउंट, कितने से? 500। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें समझ आ गई हो। ठीक है सर, अभी ट्रायल बैलेंस बन गया था, कोई दिक्कत नहीं। अभी हमें जो था सस्पेंस अकाउंट बनाना था, सस्पेंस अकाउंट बनाया, जल्दी थी, और जल्दी का काम शैतान का होता है, और हमने वो शैतान का काम कर दिया, फाइनल अकाउंट बना दिया, और फाइनल अकाउंट बना के हम आगे वाले साल में बढ़ चुके हैं। अब आगे वाले साल के अंदर हमें वापस क्या करना है? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करना है। अब हमें क्या करना है? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करना है। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जो है वो देखते वक्त आपको क्या करना होगा, यहाँ आपको देखना होगा कि एरर किससे रिलेटेड है। हमने कहा मतलब, उन्होंने कहा कि वो ट्रेडिंग एंड पी&एल से रिलेटेड है या बैलेंस शीट से रिलेटेड। हमने पूछा क्यों सर ट्रेडिंग एंड पी&एल से और बैलेंस शीट से, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा देखो, इनके जो अकाउंट में गलती थी ना, ये राइट ऑफ हो चुके हैं। इनके जो अकाउंट है वो क्या हो चुके हैं? राइट ऑफ हो चुके हैं। अब वापस ट्रेडिंग एंड पी&एल को कैसे करोगे? क्योंकि ट्रेडिंग एंड पी&एल तो पीछे वाले साल का था, फॉर द पीरियड एंडेड, और वो वहीं पर खत्म हो गया। बैलेंस शीट वाले जो है ना, उनके लिए तो चिंता की बात ही नहीं। बैलेंस शीट वाले जो है उनके लिए तो आप क्या कर सकते हो, उनके लिए तो उनका तो अभी बैलेंस तो हो रहा है। अब एक बात और ध्यान से सुनिएगा, एक बात और ध्यान से सुनिएगा, सस्पेंस अकाउंट यहाँ जो रिप्रेजेंट करेगा ना, वो बैलेंस शीट वाले आइटम के लिए करेगा। सस्पेंस अकाउंट बैलेंस शीट वाले
आइटम को रिप्रेजेंट करेगा। सर ऐसा क्यों? सस्पेंस अकाउंट उसको क्यों रिप्रेजेंट करेगा? देखो, अगर कोई गलती जो थी वो ट्रेडिंग एंड पीएनएल में थी तो उसका तो बैलेंस निकल चुका और वो बैलेंस शीट के अंदर जा चुका है। मतलब अल्टीमेटली अब जो भी सस्पेंस अकाउंट में जो भी बैलेंस है ना, वो ट्रेडिंग एंड पीएनएल से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि वो तो पिछले वाला साल खत्म हो गया। उसका भी बैलेंस कहाँ जा चुका है? कैपिटल अकाउंट के अंदर, बैलेंस शीट में। तो अभी जो भी सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस उससे आगे वाले साल में दिखेगा, वो किससे रिलेटेड होगा? सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट के आइटम। सर उससे फर्क क्या पड़ेगा? अब समझिएगा। मान लीजिए आपको आगे वाले साल के अंदर क्या पता चला कि एक्सपेंस जो है वो कम लिख दिए। कितने से? 5,000। एक्सपेंस जो वो क्या कर दिए? कम लिख दिए 5,000 से। अब आप ऐसा तो कर नहीं सकते कि पिछले वाले साल जाके उसकी बुक्स वापस करेक्ट कर सकते हो, मतलब कि यार रबर से मिटा के करो। तो सर क्या करें? तो उस केस के अंदर एक अकाउंट बनाया जाता है। कौन सा अकाउंट? पी एंड एल एडजस्टमेंट। कौन सा? पी एंड एल एडजस्टमेंट। ये किससे रिलेटेड होता है? पिछले वाले साल के कुछ गलतियां होती हैं उनके लिए। ठीक है सर, पी एंड एल, सॉरी, एक्सपेंस कम लिखा है तो एक्सपेंस को लिखना है। तो ये पिछले वाले साल का एक्सपेंस है, तो ये एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू। नॉर्मली जो है वो उसके हिसाब से नहीं लिखा जाएगा, ये पीछे वाले साल से रिलेटेड है तो इसको कहाँ से एडजस्ट किया जाएगा? टू पी एंड एडजस्टमेंट। अगर यहीं पर एक्सपेंस जो वो ज़्यादा लिख दिए होते हैं, ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा लिख दे तो ज़्यादा लिख दिए तो अब वापस क्या करना है? एक्सपेंस को कम करने हैं। तो किसके जरिए करेंगे? पी एंड एल एडजस्टमेंट। समझ पा रहे हो? अगर पी एंड एल में करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इस साल का है या पीछे वाले साल का। तो एक अलग अकाउंट बना दिया कि ये पीछे वाले साल का है, एक्सपेंस तो पीछे वाले साल का है, लेकिन पीछे वाले साल में नहीं लिखा और इस साल में लिख रहे हैं, इस साल में हम एडजस्ट कर रहे हैं। भाई एक्चुअली अगर पीछे वाले साल में 50,000 लिखा है और आपको पता चल रहा है कि वो 50,000 नहीं थे, पीछे वाले साल में 60,000 का प्रॉफिट था, तो पीछे वाले साल का तो 50,000 लिख चुके हो। तो ये जो 10,000 है अब जबरदस्ती आपको क्या करने पड़ेंगे? यहीं पर ऐड करने पर एडजस्ट करने होंगे। तो इस साल का जो प्रॉफिट हुआ मान लीजिए 90,000, उस 90,000 में ये जो 10,000 ये अलग से सो, उसके लिए पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट बनेगा। क्लियर? पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस। वैसा वैसा इनकम के लिए, ऐसा वैसा इनकम के लिए इसका जस्ट ऑपोजिट होगा। मैं मान रहा हूँ कि आपको, आप उसको कर लोगे, या फिर लिख ही देते हैं ना, इनकम कम लिख दी, कम लिख दी, तो उस केस के अंदर क्या हो जाएगा? इनकम को लिखना है टू इनकम, और किससे? पी एंड एल एडजस्टमेंट से। भी एक ही पेज जो है वो खराब करने से क्या मतलब? तो इसको यहाँ लिख देते हैं, इसके आगे का पोर्शन जो, या छोड़ो ना, पेज लेते हैं। यहाँ कौन सा पेड़ कट रहा है, इसकी वजह से नेचर को नुकसान हो रहा है। इस सूरज से दिखे अपने आँख बचा। हम्म, 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 अगर इनकम ज्यादा लिख दी तो कम करने के लिए इनकम को कर दो डेबिट, इनकम अकाउंट को कर दो डेबिट टू, कर दो पी एंड एल एडजस्टमेंट। क्लियर है? उसकी जगह अब बात करते हैं असेट। असेट को अगर आपने कम वैल्यू पे लिखा है तो अब असेट को वापस बढ़ा दो, असेट अकाउंट डेबिट। लेकिन असेट के लिए क्या बन रखा होगा? सस्पेंस अकाउंट बन रखा होगा। तो किसके जरिए होगा? सस्पेंस अकाउंट से। अगर ज़्यादा लिख दिया है तो उस केस के अंदर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। लाइबिलिटी अगर कम लिख दी है, ठीक, तो अगर कम लिख दी थी तो अब कर दो उसको टू लाइबिलिटी, और इसके लिए क्या होगा? सस्पेंस अकाउंट।
अगर ज़्यादा लिख दी थी तो कम करने के लिए लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। सर आपने कहा कि पीएनडल वाले जो आइटम है उससे रिलेटेड सस्पेंस नहीं होगा, क्यों आप बता सकते हैं क्या? देखो जैसे आपने क्या किया, पिछले वाले साल जो था रेंट जो था वो रेंट 5,000 था, उसकी जगह आपने क्या कर दिया 7,000 लिख दिया। 5,000 की जगह क्या कर दिया 7,000 लिख दिया। क्लियर है? 5,000 की जगह 7,000 लिख दिया। तो सर यहाँ तो 2,000 का बैलेंस आना चाहिए था, यहाँ तो 2,000 का बैलेंस आना चाहिए था। लेकिन भाइयों एक बात ये भी तो समझिए, ये 7,000 लिखा तो फिर पीएनएल में राइट ऑफ भी तो कितना हुआ होगा 7,000 का 7,000। पीएनएल में राइट ऑफ भी तो कितना हुआ 7,000 का 7,000। तो इसकी वजह से सस्पेंस अकाउंट बनेगा क्या? नहीं, इसकी वजह से सस्पेंस अकाउंट नहीं बने। तो सर इसका बैलेंस शीट पे कैसे इफेक्ट आएगा? भाई अगर आपने खर्चा किया नहीं है और ज़्यादा लिख दिया तो जरूर इसके अगेंस्ट में कुछ गया नहीं, कैश नहीं गया, तो कैश आपका 2,000 रुपये का पड़ा है। समझ पा रहे हो? बैलेंस शीट में इफेक्ट आएगा तो उसके लिए सस्पेंस अकाउंट होगा। लेकिन पीएनडल के आइटम के अंदर कोई एरर है, पिछले वाले साल में रहा है, तो उस केस के अंदर सस्पेंस अकाउंट उसके लिए क्रिएट नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ आई होगी। क्लियर है? सर आप बताएं और समझ में आए, ऐसा कोई हो सकता है क्या? क्या बातें कर रहे हो सर, ऐसा थोड़ी होता है। देखो बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आप इतना मुझे कह रहे हैं तो ये मेरे लिए बहुत प्राउड की बात होगी। अब आ जाइए क्लोजिंग एंट्री पे। अब जो है वो क्लोजिंग एंट्री के बारे में बात कर देते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कर चुके हैं, जो गलतियां थी वो गलतियां मिटा दी। अब गलतियां मिटाने के बाद क्लोजिंग एंट्री करो। क्लोजिंग एंट्री कैसे करो कि भाई जो इनकम है, एक्सपेंडिचर है, पहले वो सारे के सारे पीएनएल में भी तो जाने हैं, ट्रेडिंग एंड पीएनएल में। सर ठीक है, देखो ओपनिंग इन्वेंट्री की अपन बाद में देखेंगे क्योंकि पहले क्लोजिंग की देखेंगे। परचेज को अगर देखें तो परचेज को क्या करना होगा, कहाँ ट्रांसफर करना होगा, ट्रेडिंग में करना होगा। तो आप क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। भाई परचेज अकाउंट को डेबिट कर रखा है, अब वापस क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। कहाँ कर दो, ट्रेडिंग अकाउंट में। या फिर यूँ देखो, ट्रेडिंग में कहाँ चाहिए, टू साइड में चाहिए तो लिख दिया टू साइड में। सेल्स कहाँ चाहिए, बाय साइड में चाहिए। और वैसे यूँ देखें तो सेल्स क्रेडिट कर रखा है, उसको राइट ऑफ करने के लिए डेबिट करना होगा। तो बाय सेल्स अकाउंट डेबिट किस में, टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब परचेज रिटर्न है वो दो ऑप्शन है, या तो आप क्या कर दो परचेज से ही जो है एडजस्ट कर दो, परचेज से ही एडजस्ट कर दो, या फिर आप जो है परचेज रिटर्न का अगर अलग अकाउंट बना रखा था उसे परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग ये भी कर सकते हो। या फिर आप चाहे तो इसको सीधा परचेज से भी एडजस्ट कर सकते हो, परचेज रिटर्न टू, ताकि आपकी इस केस के अंदर अगर ये वाला करोगे सेकंड वाला पोर्शन तो उस केस के अंदर आपकी एडजस्टेड परचेज जो एक्चुअल नेट परचेज जो है खरीदा उसमें से वापस रिटर्न किया वो हटाने के बाद जो परचेज बचती है वही जाएगा। सेल्स रिटर्न देखिए ये भी जस्ट इसका ऑपोजिट है। हम्म या तो आप क्या कर दीजिए, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न, या फिर सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न। अगर ये वाला करेंगे तो नेट अमाउंट जाएगा, ये वाला करेंगे तो नेट अमाउंट जाएगा। क्लियर? ठीक है सर जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बराबर समझ आ रहा है। आप तो बस आगे चले। इनकम कहाँ जाएगा, पीएनएल में जाएगा, तो उसके लिए क्या कर दो, इनकम क्रेडिट हो रखा है डेबिट कर दो। तो इनकम अकाउंट डेबिट, उसको किया राइट ऑफ, कहाँ पर राइट ऑफ किया, टू पीएनएल अकाउंट। एक्सपेंस के लिए एक्सपेंस जो है वो कहाँ, पीएनएल में, तो क्या करना है, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस। एक्सपेंस हो रखे हैं डेबिट, उनको राइट ऑफ करने के लिए करेंगे क्रेडिट। यहाँ पर देखो पीएनएल में किस साइड में चाहिए, टू साइड में, तो टू एक्सपेंस लिख दिया। क्लोजिंग स्टॉक, अब देखिए सबसे बेचारे के साथ अगर किसी के साथ ट्रेजेडी हुई है ना तो वो इसके साथ हुई है, क्लोजिंग स्टॉक के साथ। या तो सीरियल के अंदर जो मेन लीड में एक्ट्रेस रहती है उसके साथ हुआ है आज से आज तक जो भी बुरा कांड, या फिर इस क्लोजिंग स्टॉक के साथ हुई, मतलब स्टॉक के साथ हुई। सर क्या, अब इसको बेचारे को इसका ये है लेकिन इसका अकाउंट नहीं है। समझिए एक आदमी जो है वो जिंदा है लेकिन उसकी आइडेंटिटी नहीं है, वैसा वैसा क्लोजिंग स्टॉक। हमने पूछा कि भाई तेरा अकाउंट क्यों नहीं है, तो उसने कहा क्या
मेरी जगह परचेज नाम यूज लिया जाता है, सेल्स नाम यूज लिया जाता है। हमने पूछा कि ऐसा क्यों किया जाता है, तो उन्होंने कहा देखो असेट जो होता है उनका बैलेंस डेबिट होता है, लेकिन यहाँ परचेज से ज़्यादा सेल्स होगी तो उस वजह से हम इसका क्या करते हैं, अलग से नाम रखते हैं। और फिर स्टॉक का बैलेंस बार बार जो वो उसका अलग से अकाउंट बनाना मुश्किल हो जाता है, तो इस वजह से हम उसको परचेज और सेल्स रखते हैं। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक लास्ट के अंदर जो बचा है वो हमारी असेट तो है, वो हमारी असेट तो है। उन्होंने कहा है, बाकायदा है, कौन मना कर रहा है। हमने कहा तो फिर कैसे करेंगे। उन्होंने कहा कैसे करेंगे मतलब। हमने कहा इसको कैसे लेके आएंगे ट्रेडिंग एंड पीएनएल के अंदर, आपने तो इसका नाम भी नहीं लिख रखा। उन्होंने कहा देखो आपका ट्रेडिंग इस क्लोजिंग स्टॉक के लिए आपके पास हम देते हैं दो अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव वन और ये हो गया आपका अल्टरनेटिव वन, ये हो गया अल्टरनेटिव टू। हमने कहा क्या, उन्होंने कहा कहाँ चाहिए ट्रेडिंग अकाउंट, हमने कहा बाय साइड में चाहिए, सेल्स के जस्ट नीचे की साइड में। उन्होंने कहा लिखो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। हमने कहा इससे क्या होगा, उन्होंने कहा कि आपको ट्रेडिंग के बाय साइड में दिखेगा। हमने कहा ठीक है, बैलेंस शीट में शो हो जाएगा। हमने कहा वो कैसे, उन्होंने कहा क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट किया, क्रेडिट तो कहीं किया ही नहीं ना भाई, और जिसका अकाउंट ओपन है वो सीधा कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। हमने कहा वाह यार बात तो सही है। हमने कहा बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, और इस केस के अंदर ट्रायल बैलेंस में आएगा क्या, ट्रायल बैलेंस में आएगा क्या, सोच के बताइए, आएगा क्या। आएगा ना भाई, आएगा, ट्रायल बैलेंस में आएगा। क्यों, क्यों क्लोजिंग स्टॉक जो है वो डेबिट हो चुका है। समझ पा रहे बात, क्लोजिंग स्टॉक जो वो डेबिट हो चुका है। सॉरी 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 सॉरी, मुझे लिखते सही लगा, ये नहीं आएगा ट्रायल बैलेंस में। सर क्यों, क्योंकि क्लोजिंग एंट्री जो वो ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद में की जाती है, तो ट्रायल बैलेंस तक ये क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, तो यहाँ पर नहीं आएगा। यहाँ पर क्या करते हैं, अल्टरनेटिव टू है क्या है कि आप एक एडजस्टमेंट एंट्री करो, एक एडजस्टमेंट एंट्री टिका दो। हमने कहा कि एडजस्टमेंट एंट्री कैसे टिका है, उन्होंने कहा देखो क्लोजिंग स्टॉक लाना है, हमने कहा लाना है, ये लो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। हमने कहा ये एंट्री कब करनी, उन्होंने कहा एडजस्टमेंट एंट्री। ये क्या है, एडजस्टमेंट एंट्री है, ये क्या है, एडजस्टमेंट एंट्री। हमने कहा मतलब ये कब होगी, ट्रायल बैलेंस से पहले। सर सीक्वेंस बताइए, लेजर में पोस्टिंग हो गई, एडजस्टमेंट एंट्री कर दी, फिर ट्रायल बैलेंस किया, फिर उसके बाद में क्लोजिंग एंट्री। ये क्लोजिंग एंट्री कर रहे हैं तो ट्रायल बैलेंस के बाद कर रहे हैं, ट्रायल बैलेंस में ये नहीं आया। यहाँ पर जो ट्रायल बैलेंस है अपन क्या कर रहे हैं, पहले कर रहे हैं, इस वजह से ये यहाँ पर आएगा। हमने कहा फिर ये क्या हो जाएगा, परचेज को उन्होंने कहा क्लोजिंग स्टॉक जो वो क्या है, मान लो इस साल आपने 50,000 का खरीदा और उसमें से 5,000 का अभी भी क्लोजिंग स्टॉक है, तो अल्टीमेटली आपको ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर सेल्स चाहिए और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए, तभी आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि क्या कर दो, परचेज को सीधा एडजस्टेड परचेज कर दो। हमने कहा मतलब कि 50,000 का खरीदा, उसमें से 5,000 का अभी भी हमारे पास पड़ा, तो उसको क्या कर दो, सीधा वहीं पर एडजस्ट कर दो, तो हम ये कह देंगे सीधा कि 45,000 का ही सेल हुआ। तो यहाँ पर परचेज जो होगी, परचेज अकाउंट में एडजस्टेड परचेज शो होगी। सर एडजस्टेड परचेज का मतलब, एडजस्टेड परचेज का मतलब मेरे भाई जो परचेज में से जो क्लोजिंग स्टॉक है वो एडजस्ट हो चुका है। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बताओ सर, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा क्या, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा क्या, अब ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा क्या, नहीं आएगा। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आएगा क्या, नहीं आएगा।
क्लियर है। और बैलेंस शीट में आएगा क्या, बैलेंस शीट में आएगा, बैलेंस शीट में आएगा क्या, बैलेंस शीट में आएगा। ट्रेडिंग अकाउंट में क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में एंट्री नहीं की। और उसके बाद में ट्रायल बैलेंस में आएगा क्या, ट्रायल बैलेंस में जरूर आएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा, यहाँ पर लिखा है ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा। अब देखिए कई जगह इसको क्या कहा जाता है, आएगा, और कई जगह ये भी कहा जा सकता है कि नहीं आएगा। अब उसका कारण भी देखिएगा। अगर आपने क्या किया है, ये एंट्री, या इसको पूरा उसी तरीके से लिख देते हैं, एक सेकंड है ना भाई, थोड़ा सा इसमें एंट्री ट्रायल बैलेंस से पहले, तब तो आएगा ट्रायल बैलेंस में, और ट्रायल बैलेंस के बाद अगर एंट्री किए तो नहीं आएगा। सर ज़्यादा कौन सा सही है, ज़्यादा कौन सा सही है? और हमें अगर पूछा जाए कि ट्रायल बैलेंस में आएगा या नहीं आएगा, पहली बात तो ये पूछा नहीं जाएगा कि ट्रायल बैलेंस में आएगा या नहीं आएगा, आपसे पूछा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा या नहीं आएगा। लेकिन फिर भी नॉर्मली जो एंट्री होती है वो ट्रायल बैलेंस से पहले होती है। जो भी एंट्री होती है, जो भी उनका सिस्टम फॉलो होता है, वो ट्रायल बैलेंस से पहले होता है। इस वजह से ये से क्या कहेंगे हम कि ट्रायल बैलेंस में आएगा। अगर ये ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद एंट्री करते हैं तो उस केस के अंदर नहीं आएगा। तो इन जनरल आपको क्या करना है, या फिर मैं बता दूं कि ये वाला जो है वो नहीं रखना है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन स्पेसिफिकली कहते हैं कि एंट्री ट्रायल बैलेंस के बाद कर रहे हैं, तो आप कहेंगे कि नहीं आएगा। मैं आपको समझा देता हूँ, या इसको कन्फ्यूजन के लिए मैं हटा देता हूँ, कन्फ्यूज हो जाओगे उसके में। एक बार समझा मैंने, पूरा दिया आपको, और फिर आपको बता दिया। ट्रायल एंट्री जो होगी वो नॉर्मली, जो भी सिस्टम फॉलो करेंगे वो ट्रायल बैलेंस से पहले करेंगे, ट्रायल बैलेंस में आएगा। आपको यही ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली कहते हैं कि ये एंट्री जो हम ट्रायल बैलेंस के बाद कर रहे हैं, तो उस केस में ट्रायल बैलेंस में ये शो नहीं होगा। ट्रेडिंग अकाउंट का थोड़ा ध्यान रखिएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पर शो हो रहा है, और यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट में शो नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो परचेज होगी वो सीधी सीधी क्या होगी, यहाँ परचेज नहीं आएगी। यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट में, यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर परचेज नहीं आएगी, एडजस्टेड परचेज आएगी। सर एडजस्टेड परचेज मतलब उसमें से क्लोजिंग स्टॉक जो है वो एडजस्ट हो चुका। क्लियर है? हाँ सर, हाथ हाथों थोड़ा ऐसा पर हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक बार वापस देखो घंटे तो समझ आ जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है सर। प्रोविजन पहले ही डिस्कस्ड है। कहाँ सर, पहले ही कहा प्रोविजन फॉर बैड डेट, वैसा वैसा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, किसी का भी प्रोविजन हो वैसा का वैसा अकाउंटिंग उसकी होगी। क्लियर है? हाँ जी सर। अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन डिस्कस्ड, पहले बात कर ली अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बारे में। ठीक है सर। असेट क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होता है? सर ये तो बताने की जरूरत नहीं, बस असेट के अंदर ध्यान रखिएगा। असेट जो करंट असेट कब बनती है और नॉन करंट असेट कब बनती है। तो देखिए एक आपका आता है शेड्यूल 3, जो बताता है कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाना। उन्होंने कहा कि अगर कोई असेट जो है वो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर रियलाइज होने वाली है, तो वो है करंट असेट। हमने कहा ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब, उन्होंने कहा कि गुड्स परचेज किए उस दिन से लेके आपका क्लोजिंग स्टॉक सेल हुआ उस दिन तक का जो टाइम है, उसे हम क्या कहते हैं, एक ऑपरेटिंग साइकिल। गुड्स परचेज हुए, मान लीजिए गुड्स परचेज होते हैं, यूँ समझिए गुड्स परचेज हुए, फिर WIP में कन्वर्ट हुए, फिर फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट हुए, फिर सेल किया, फिर डेट से पैसा रियलाइज हुआ। तो जिस दिन पैसा गया गया किस दिन, जिस दिन हमने खरीदा उस दिन से लेकर डेट से जिस दिन पैसा रियलाइज हुआ, ये इस पीरियड को पूरे को क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल। कि बिजनेस का एक साइकिल है कि भाई जैसे मैं 3 जनवरी को मैंने क्या किया, गुड्स खरीदे। क्लियर है? 5 जनवरी को मैंने पेमेंट किया, तो 5 जनवरी से गिनना शुरू कीजिएगा। फिर 5 जनवरी से रॉ मटेरियल के फॉर्म में रहा 5 फरवरी तक, 5 फरवरी से 5 मार्च तक WIP में रहा, 5 मार्च से 5 अप्रैल तक फिनिश्ड गुड्स के रूप में रहा, और 5 जून को सेल हो गया, और 5 जुलाई को उसने पेमेंट कर दिया। तो उस केस के अंदर 5 जुलाई से लेकर 5 जनवरी तक का पीरियड जो होगा वो ऑपरेटिंग साइकिल होगा। अगर आपका कोई एसेट ऐसा है जो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर रियलाइज होने वाला है, अब ऑपरेटिंग साइकिल बिजनेस टू बिजनेस वेरी होता है। जैसे वाइन वाइन है तो उसके अंदर कहा जाता है शराब जितनी पुरानी उतनी बेहतर। क्लियर? तो वहाँ ऑपरेटिंग साइकिल ज़्यादा होगा, किसी में ऑपरेटिंग साइकिल कम होगा। जैसे दूध वगैरह में ऑपरेटिंग साइकिल बहुत कम होता है,
3-4 दिन 5 दिन, नहीं तो फिर खराब हो जाता है। तो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर रियलाइज हो, या फिर जिसको आपने रखा है किसके लिए, ट्रेडिंग पर्पज के लिए। देखिए अगर आपने शायद गौर किया हो तो आप एस 10 के अंदर लिखा गया है कि जो असेट हम सेल करने के लिए रख देते हैं, मतलब असेट जैसे हम अवेलेबल फॉर डिस्पोजल कर देते हैं, भाई अब इसका काम हो गया, अब हम इसको क्या करेंगे, सेल करेंगे, उसका वैल्यूएशन होता है किसके हिसाब से, कॉस्ट और एनआरवी विच एवरेज लेवल। और ये क्या कॉस्ट और एनआरवी विच एवरेज लेवल, ये इन्वेंट्री, इन्वेंट्री के वैल्यूएशन का तरीका कैसे, कॉस्ट और एनआरवी विच एवरेज लेवल। तो उसको क्या कर दिया जाता है, जैसे ही फिक्स एसेट जो एज ए डिस्पोजल के लिए रख देते हैं, तो उसे हम क्या कर देते हैं, एज ए करंट एसेट उसका वैल्यूएशन करना शुरू कर देते हैं। क्यों, क्योंकि शेड्यूल 3 कहता है अगर कोई भी एसेट है, चाहे वो फिक्स एसेट थी चाहे कोई भी एसेट थी, जिसे आपने सेल के लिए लेके आ चुके हो कि अब हम इसको सेल ही करेंगे, तो फिर वो क्या हो जाएगी आपके, भाई इन्वेंट्री लाई सेल करने के लिए, जाहिर सी बात है करंट एसेट। फिक्स एसेट थी, फिक्स एसेट को जैसे ही सेल के लिए अवेलेबल करवा दिया, वो भी आपकी क्या हो जाएगी, करंट एसेट। 12 महीने के अंदर अंदर अगर आप उसको निपटाने का इरादा रखते हो, तो फिर करंट है, या फिर कैश और कैश इक्विवेलेंट है, तो फिर वो करंट है। सर ये करंट है, तो नॉन करंट कौन से, देखिए करंट वो है जिनमें करंट लग रहा है, तो नॉन करंट वो है जिनके अंदर करंट नहीं लग रहा है, मतलब जो करंट नहीं है वो क्या हो जाएंगे, नॉन करंट हो जाएंगे। सर करंट लाइबिलिटी में भी क्या होगा, सेम ऐसा कैसा क्लासिफिकेशन होगा, सेम एज असेट की ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने, और इस तरीके का अगर है तो उस केस के अंदर ये करंट हो जाएगा, अदरवाइज नॉन करंट हो जाएगा। कुछ एडजस्टमेंट एंट्रियाँ और फिर फाइनल अकाउंट है। तो वैसे ये 10-15 मिनट का है, तो अभी हम इसको कर ही लेते हैं यूँ ही बिना फालतू, जो है वो एक नई क्लास लेना, भाई 15 मिनट का है तो फिर यूँ ही जाएगा। एबनॉर्मल लॉस ऑफ, और है वैसे बहुत आसान से, एबनॉर्मल लॉस ऑफ इन्वेंट्री बाय इंसिडेंट ऑफ फायर। तो आप क्या करोगे, देखिए गुड्स जा रहा है तो क्या करोगे, टू परचेज, लॉस हो गया तो लॉस बाय फायर, टू परचेज। अब दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपका उसका इंश्योरेंस था, या उसका इंश्योरेंस नहीं था। अगर इंश्योरेंस नहीं था, अगर इंश्योरेंस नहीं था, तब तो भाई साहब आपने ले लिया है नुकसान, P&L टू लॉस बाय फायर कर दो। और अगर अगर आपका इंश्योरेंस था, तो उस केस के अंदर ये लॉस जो वो आप इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करोगे। तो इंश्योरेंस कंपनी जो आपकी है उसका नाम लिख दो, टू लॉस बाय फायर। या फिर आपका जैसे आधा पोर्शन जो था वो इंश्योर्ड था और आधा अनइंश्योर्ड था, तो उस केस के अंदर आप ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए ये इंश्योरेंस कंपनी टू लॉस बाय ऐसा नहीं करते, उसको सीधा क्या करते हैं, यहीं पर लिखते हैं, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। नॉर्मली एंट्री क्या होगी कि लॉस बाय थेफ्ट, सॉरी लॉस बाय फायर अनइंश्योर्ड, जितना अनइंश्योर्ड पोर्शन है वो, जितना इंश्योर्ड है उसके लिए इंश्योरेंस क्लेम को बनाओ आपका डेटर, क्योंकि उससे मिलेगा पैसा। और टू ऐसे कहाँ से गया है, परचेज से गया है, तो टू परचेज। ठीक है, गुड सेंड ऑन डिस्पोजल, जब सेंड किया तब तो कोई एंट्री करने की जरूरत है नहीं। क्लियर। अब 3 सिचुएशन हो गई, या तो उसने हाँ कहा, या तो उसने हाँ कहा, या उसने ना कहा, या उसने न हाँ कहा न ना कहा, न हाँ कहा न ना कहा, अभी अटका के रखा है। होता है ना भाई, कईयों का एक्सपीरियंस होगा इस मामले में, जिनका एक्सपीरियंस है वो अच्छे से समझ सकते हैं कि ना हाँ दे रही है ना ना दे रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, यस नो, या फिर अटका के रखा है। अब क्या करें, देखो सेंड किया गुड्स, तब तो आप कोई एंट्री कर नहीं सकते। रीजन क्या है, क्योंकि सर गुड्स अगर सेंड किया है और उस वक्त एक्चुअल सेल तो ही नहीं है, तो उस वक्त तो कुछ एंट्री कर नहीं सकते। आप एक अलग से रजिस्टर रखेंगे, उसके अंदर लिखेंगे भाई ये गुड्स जो हमने हाँ ना वाले में सेल किया है, कि देखिए पसंद कीजिए, अगर प्रोडक्ट पसंद आए तो खरीद लेना। अगर उसने यस कर दिया तो हो गई आपके बल्ले बल्ले, आप कहोगे कस्टमर अकाउंट डेबिट, जो भी कस्टमर है टू सेल्स अकाउंट। अब उसने न हाँ कहा है न ना कहा है, और 31 मार्च आ गई, 31
मार्च आ गई। अब ना हाँ का है ना का है, तो एंट्री तो यहाँ होगी नहीं, सॉरी यहाँ पर नो बोल दिया है उसने, नो बोल दिया है, नो बोल दिया तो कोई एंट्री करने की जरूरत है क्या? नहीं। जब गुड सेंड किया उसको तब हमने एंट्री नहीं की, तो वापस आया तो भी एंट्री करने की जरूरत नहीं। अब उसने अटका के रखा है, और आ गया है आपका 31 मार्च, और आ गया आपका 31 मार्च। 31 मार्च से पहले तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 31 मार्च को तो अब घर वाले पूछ रहे हैं कि भाई किस कब तक उसके चक्कर में रहेगा, कोई दूसरी भी नहीं मिलेगी, पता कर उससे। अब यहाँ पर क्या है, तो ये 31 मार्च आ गया, जहाँ पर आपको क्या करना है, हिसाब किताब करना जरूरी है। तो फिर 31 मार्च आ गया, और अभी तक उसको टाइम दे रखा था जैसे 90 दिन का, और वो अभी तक हुआ नहीं है, तो उस केस के अंदर क्या करें? कुछ भी नहीं। स्टॉक के अंदर जो है वो दो तरीके के हेड बन जाएंगे, स्टॉक, तो ऐसा स्टॉक, और दूसरा स्टॉक विद कस्टमर, कितना अभी कस्टमर के पास पड़ा। क्लियर है? बाकी इसके अंदर और कुछ भी नहीं। गुड्स यूज फॉर अदर देन सेल, सेल के अलावा दे दिया, जैसे एज ए सैंपल दे दिया, चैरिटी दे दिया, कुछ भी दे दिया, सारे के सारे लॉस है। टू परचेज, टू परचेज। अब कमीशन बेस्ड ऑन प्रॉफिट, ये जो है छोटा सा कॉन्सेप्ट है। देखिए, एक होता है 10% ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सॉरी कमीशन, और एक होता है 10% ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। और मान लीजिए प्रॉफिट दे रखा है 1 लाख, केस ए ये हो गया, और केस बी ये हो गया। देखिए, पहला कह रहा है कि हम क्या करते हैं, 10% देते हैं प्रॉफिट का, 10% देते हैं कमीशन बिफोर चार्जिंग कमीशन। तो परसेंटेज का हमेशा सिस्टम देख लीजिएगा, ऑन किसके ऊपर दे रखा उसको हमेशा 100 मान लीजिए। प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, तो प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन जो वो कितना 100 मान लीजिए, उसमें से कमीशन जाएगा 100 का 10% कितना, ये 10, तो प्रॉफिट आफ्टर कमीशन कितना बचेगा, 100 में से 10 गया, बाकी कितना बचा 90। प्रॉफिट सेम कॉपी मारते ना, हम्म अच्छा ये क्या हो गया भाई, हम्म हम्म यहाँ पर क्या है, 10% ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो आफ्टर चार्जिंग कितना मानना पड़ेगा 100, तो कमीशन 10, तो प्रॉफिट पहले कितना होना चाहिए, कितने में से 10 घटाएं ताकि आपका 100 बचे, तो 110। तो आपका प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना होना चाहिए 110। क्लियर है? ठीक है सर। अब ये जो प्रॉफिट दे रखा है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तब तो इसका मतलब ही क्या, जाहिर सी बात है ये कौन सा प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन है। तो ये लिख दीजिए, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन कितना 1 लाख है। अब आपसे पूछा कमीशन, तो आप क्या कहेंगे, जब 100 रुपये का प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन होता है तो कमीशन होता है 10 रुपये, तो एक के केस में 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1। इस वाले केस में अगर प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग दे रखा है ये 1 लाख, तो इसके जस्ट आगे लिखिए, और ये ऐसे देखिए कि क्योंकि जब 110 रुपये का प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन होता है तो कमीशन बनता है 10, तो इस वजह से एक के टाइम में 10 डिवाइडेड बाई 110 मल्टीप्लाई बाय 1। क्लियर है? इसीलिए कहा जाता है अगर बिफोर चार्जिंग दे रखा हो तो हम क्या करते हैं, रेट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट करते हैं, और आफ्टर के केस में रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट करते हैं। क्लियर है? ये देखिए, ये 6 7 के अंदर आपने सीख रखा होगा। ये जब भी देखिए, एक तो ये जो
माना वाली सपोज वाली लाइन होगी, और एक्चुअल में जो दे रखा है वो जो डाटा दे रखा है वो लिख लीजिए। अगर प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग दे रखा है तो प्रॉफिट बिफोर के आगे लिख दीजिए। अब कमीशन के लिए तो ये इस तरीके से एरो बनाइए, यहाँ से यहाँ तक जाना है। तो देखिए कि ये 100 होता है तो ये होता है 10, 100 होता है तो ये होता है 10, और ये फिर उसके हिसाब से 1 लाख पे कितना होगा, और यहाँ पर 110 के हिसाब से 10 होता है, तो फिर उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करना। क्लियर है, समझ पा रहे हैं बात? हाँ जी सर। अब इसके बाद में आपका आता है फाइनल अकाउंट। देखिए फाइनल अकाउंट यहाँ जो हम सिर्फ इसको छू के निकल रहे हैं, सिर्फ छू के निकल रहे हैं सर। क्यों? क्यों फाइनल अकाउंट हम अलग अलग देखेंगे, पार्टनरशिप का अलग देखेंगे, कंपनी का अलग देखेंगे, उनके हिसाब से होगा। तो यूँ देखें टोटली तो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब है शेड्यूल 3, कंपनी के अंदर जो है वो शेड्यूल 3 लगता है। अदर देन कंपनी जो उसमें शेड्यूल 3 नहीं लगता है, आप अलग तरीके से अकाउंटिंग कर सकते हैं। 2 स्टेटमेंट बनते हैं, एक बैलेंस शीट का जिसे शेड्यूल 3 का पार्ट 1 कहते हैं, पार्ट 1 में शो कर रखा है उसका, और इनकम स्टेटमेंट जो पार्ट 2 में शो कर रखा है। पूरा डिटेल में इसको अभी नहीं पढ़ रहे हैं, पूरा डिटेल में इसको कहाँ देखेंगे, अलग अलग कंपनी का जब पढ़ेंगे तो कंपनी वाले में देखेंगे, पार्टनरशिप का जब देखेंगे तो पार्टनरशिप में देखेंगे। पार्टनरशिप में वैसे फाइनल अकाउंट का इतना नहीं है, कंपनी में हम शेड्यूल 3 के बारे में पूरी डिटेल डिस्कस करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट होता है जो ग्रॉस प्रॉफिट दिखाता है, P&L वगैरह, ये इस तरीके। कंसिडरेशन क्या ध्यान रखना होता है, पर्सनल और बिजनेस इनकम में ध्यान रखना होता है। पर्सनल इनकम जो है वो पर्सनल इनकम और पर्सनल एक्सपेंसेस जो ड्राइंग और कैपिटल से एडजस्ट होंगे, और बिजनेस इनकम जो होंगे वो नॉर्मल इनकम और एक्सपेंडिचर से देखे होंगे। कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर फर्क करना है। सारी मेटेरियल इन्फॉर्मेशन जो डिस्क्लोज होनी चाहिए। रिकॉर्ड ओनली करंट पीरियड ट्रांजैक्शन, इस साल के ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड कीजिए, मतलब अगर आगे वाले साल का पेमेंट आपने किया तो उसके लिए एडजस्टमेंट करना है। और बाकी करंट पीरियड ट्रांजैक्शन का मतलब ये भी है कि मान लीजिए आप सेल की बात कर रहे थे, सेल की बात कर रहे थे, 31 मार्च हो गई और अभी तक सेल नहीं किया और 1 अप्रैल को सेल किया, तो उस केस के अंदर वो नेक्स्ट ईयर में आएगा। अगर 31 मार्च को कॉन्टैक्ट हो गया तो वो इस साल के अंदर आएगा। ओनली ट्रांजेक्शन कंप्लीटेड बिफोर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन शुड बी गिवन इफेक्ट। अरेंजमेंट ऑफ असेट एंड लाइबिलिटी, तो इसको कैसे कर सकते हैं कि लिक्विडिटी के बेसिस पे जो ज़्यादा लिक्विड है उसको पहले रख दिया और जो कम लिक्विड है उसको बाद में रख दिया। तो ज़्यादा लिक्विड पहले और कम लिक्विड बाद में। सर लिक्विड का मतलब क्या होता है, कैश में कन्वर्जन होने का कितना टाइम लगता है। तो सबसे ज़्यादा लिक्विड कौन है, कैश, ये वो कैश में ही है। डेटर वगैरह ये कम सॉरी ज़्यादा लिक्विड है, इनको जल्दी से कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है बजाय कि आपकी मशीनरी वगैरह उनको। और परमानेंस जो है वो क्या कहता है, जो ज़्यादा परमानेंट है उससे पहले लिखो, और जो कम परमानेंट है उससे बाद में लिखो, उसे बाद में लिखो। क्लियर? असेट, करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी, सॉरी लॉन्ग टर्म एसेट और इंटेंजिबल एसेट, जैसे हम छू नहीं सकते वो इंटेंजिबल एसेट। लाइबिलिटी को करंट लाइबिलिटी और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, हम इसको डिटेल में बात कर चुके हैं। देखिए एक होता है रिजर्व और एक होता है रिजर्व फंड। ये मैंने आपको पहले लिखा दिया था, प्रोविजन जो वो चार्ज होता है अगेंस्ट प्रॉफिट, जबकि रिजर्व जो अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट। सर रिजर्व फंड क्या होता है, देखिए रिजर्व का मतलब क्या है, अर्न मनी नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, जो हमने कमा लिया लेकिन अभी बांटा नहीं है, इसे आप क्या कह सकते हो, अकोमलेटेड प्रॉफिट भी कह सकते हो, मतलब कि साजित किया हुआ या जोड़ा गया मुनाफा। क्लियर है, समझ पा रहे हो बात? अब देखिए मान लीजिए हमने 10 लाख रुपए कमाए, उसमें से 2 लाख कंपनी हमारी टीम से हमें रोक के रखे और 8 लाख हमने मान लो आपस में बांट लिए तीनों ने। उस केस के अंदर क्या हुआ, ये जो 2 लाख रुपए ये रिजर्व में, ये सॉरी 2 लाख रुपए नहीं, $2 लाख, ये जो $2 लाख है ये तो हो गया आपका क्या, हम डॉलरों में कमाते हैं। ये जो 2 लाख रुपए जो है ये क्या हो जाएंगे, $2 लाख, सॉरी गरीब के गरीब ही रहेंगे, रुपये ही आ रहा है मुंह से। अ, ये जो 2 लाख है डॉलर, ये जो $2 लाख है, ये जो हमने रोक के रखे हैं वो क्या है, रिजर्व। अब हमारे पास उसको पैसे को रोक के रख सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको रोक के रखेंगे ना तो इस पर कुछ मिलेगा नहीं और अल्टीमेटली वैल्यू कम होती है। क्यों? क्योंकि पास वाला जिसके पास है उसने क्या कर रखा है, उसको बिजनेस में लगा रखा है, मतलब ब्याज पे लगा रखा है। चलो बैंक में ही डाल दिया तो भी उसको 10% मिलेगा, तो 2 लाख का 2,20,000 होगा एक साल के बाद में, हमारा 2 लाख का 2 लाख होगा। तो हमने भी कहा कि एक काम करते हैं, इस रिजर्व के पैसे को क्या करते हैं, कहीं पे डिपॉजिट कर देते हैं। तो वो जब उसको डिपॉजिट कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, रिजर्व फंड।
ये क्या, डिपॉजिटेड रिजर्व मनी। ये जो आपकी रिजर्व मनी उसको आप जब डिपॉजिट या इसको को जब डिपॉजिट करते हैं तो वो रिजर्व फंड कहलाता है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक की बातें समझ आई होगी, बहुत ही अच्छे से समझ आई होगी। ये सारी एंट्री हम देख चुके हैं, तो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। एक होता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आपका कॉस्टिंग के हिसाब से होता है, ये जो कॉस्ट शीट होती है उसके हिसाब से। ये कौन बनाता है, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हो, मतलब जैसे एक तो होता है ट्रेडर, मैं गुड्स लाता हूँ गुड्स बेचता हूँ, तो मेरे लिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं होगा। मैं गुड्स बनाता हूँ, मान लीजिए मैं पेन बनाता हूँ, तो उस केस के अंदर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एक अलग से बनेगा। और ये कंप्लीट हो गया, और इसके बाद में फाइनल अकाउंट बनाए, आपका काम खत्म। नेक्स्ट ईयर आएगा, फिर नया सवेरा होगा, फिर नई अकाउंटिंग शुरू होगी, फिर वापस से ओपनिंग एंट्री होगी और सारा कुछ मामला बनेगा। ओपनिंग स्टॉक के लिए एंट्री जो है वो मैंने बता दी थी क्या, ये देखिए। क्लोजिंग स्टॉक के लिए लास्ट में जो एंट्री करोगे ना, उसका जस्ट ऑपोजिट नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट डे करोगे। अगर आपने इस साल जो है वो क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग से किया, तो नेक्स्ट ईयर में ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग कर दोगे। और इधर अगर परचेज से किया तो परचेज अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, या ओपनिंग जो है उसको नॉर्मली हम ट्रेडिंग से ही करते हैं, तो ये यहाँ पर लिख देते हैं ताकि ये लिख लीजिए, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक। ये ओपनिंग इन्वेंट्री के लिए क्लोजिंग एंट्री हो जाएगी। समझ पा रहे हैं बात? हाँ जी सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब समझ गए, बहुत अच्छे से समझ गए। इसके साथ आपका बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग की अकाउंटिंग प्रोसेस का मैंने आपको पूरा का पूरा ओवरव्यू करवा दिया है। अकाउंटिंग के जो कॉन्सेप्ट है उसकी मैं क्लास बाद में लूँगा, अकाउंटिंग की बेसिक थ्योरी जो है उसकी क्लास में बाद में लूँगा। उससे पहले हम बाकी के जो चैप्टर है वो निपटाएंगे, ताकि आप एक बार प्रैक्टिकल चीज़ें सारी देख पाओ, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि हाँ ये किस किस तरीके से होता है। फिर वो कुछ भी नहीं, एक सेशन के अंदर वो थ्योरी हम कंप्लीट कर लेंगे, जैसा हमने कॉस्टिंग में किया वैसा वैसा। अगर आपको सेशन पसंद आ रहे हैं तो अपने साथियों के साथ जरूर 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 शेयर कीजिएगा, और उनको बताइएगा कि इस चैनल पर है, इस चैनल पर अच्छा अच्छा कंटेंट मिलता है, तो वो भी हमारे साथ जुड़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी देर आपने मुझे सुना, आपने इतना प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी देर मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहें।